हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? क्या आपको भी इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र शब्द सुनकर डर लगता है? देखिए, ये विषय बिल्कुल भी डरावना नहीं है। आपके इस भ्रम को तोड़ने के लिए मैं आयुष दुबे अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाथफाइंडर पर लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स की एक सीरीज, जहां हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक जो हमारे एग्जाम में आते हैं उनको कवर करेंगे, और वो भी बिल्कुल आसान या सरल शब्दों में अपनी डेली लाइफ के उदाहरणों से, ताकि आप इस चीज को समझ सकें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने अंदर डेवलप कर सकें और फैक्ट्स को जल्दी से याद कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला इस सीरीज का पहला लेक्चर है वो है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, अर्थव्यवस्था क्या है ना, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, दोनों के बीच संबंध क्या है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है, कितने प्रकार की होती है, भारत की किस तरह की है, दुनिया में अलग अलग कितने तरह की अर्थव्यवस्था की व्यवस्थाएं पाई जाती है या अर्थव्यवस्था के प्रकार पाए जाते हैं, हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, देखिए ये इन दोनों शब्दों में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो दो शब्द क्या हैं कि क्या इकोनॉमिक्स ही इकोनॉमी है? देखिए ये तो फिर पहले ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और शायद ये विषय इसीलिए भी कठिन हो जाता है, लेकिन ये कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। देखिए आप मेरे सामने देखिए, एक तरफ इकोनॉमी लिखा है, एक तरफ इकोनॉमिक्स लिखा है। जहां इकोनॉमिक्स लिखा है वहां पर किताब है, और देखिए किताब क्यों होती है? किताब होती है एक विषय की। किसकी? विषय की। आप ऐसे समझिए कि जब हम किसी विषय का अध्ययन कर रहे होते हैं ना, वहीं पर तो हम शास्त्र लगाते हैं। कई तरह के शास्त्र होते हैं ना, शास्त्र शब्द का हम इस्तेमाल ही वहां करते हैं जहां हम किसी विषय का अध्ययन कर रहे होते हैं। और विषय में क्या होते हैं? विषय में नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, सूत्र होते हैं, गणनाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना, थ्योरी होती है। तो ऐसी थ्योरी जहां पर हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? जहां हम धन या अर्थ या पैसों से रिलेटेड व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं एक विषय के रूप में, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जहां पे बहुत सारी थ्योरीज लिखी हैं। फिर अर्थशास्त्र क्या है? देखिए अर्थशास्त्र क्या होगा जब इस विषय के सिद्धांतों को हम डेली लाइफ में उपयोग करने लगे। देखिए कोई विषय में कोई बात लिखी है, अब उसको जब हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करने लगेंगे वो कहलाएगी अर्थव्यवस्था। जो सूत्र, जो नियम, जो सिद्धांत यहां लिखे हैं, उन्हीं सूत्र उन्हीं नियम को हम एक्टिव फॉर्म में यूज करने लगे। चाहे हम किसी व्यक्ति के लिए यूज करें, सिंगल आइडेंटिटी के लिए यूज करें, कोई एक गांव के लिए यूज करें, शहर के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए यूज करें, हमारी आइडेंटिटीज कुछ भी हो सकती हैं। जब हम एक विषय के रूप में किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो वह अर्थशास्त्र है। उस विषय में जो बातें, जो सिद्धांत लिखे हुए हैं, उनको यदि हम अप्लाई कर रहे हैं किसी सिंगल आइडेंटिटी पे, किसी बड़ी आइडेंटिटी पे, दैट इज कॉल्ड अर्थव्यवस्था। ठीक है, आसान शब्दों में भी अर्थव्यवस्था को दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस व्यवस्था। तो चाहे किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द पैसों की व्यवस्था का हम अध्ययन करें, चाहे एक देश की पूरे पैसों की व्यवस्था का अध्ययन करें, पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, किस पर खर्च होता है, इन्वेस्टमेंट कहां होता है, उन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था की एक डेफिनेशन और मिलती है हमको इकोनॉमिक्स में। वो डेफिनेशन क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक निश्चित क्षेत्र है। देखिए ये एक निश्चित क्षेत्र हमको दिख रहा है। इस निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय सीमा में, यानी एक साल आप मान लीजिए, तो एक निश्चित क्षेत्र हो, एक निश्चित समय सीमा हो, और वहां यदि हम चार फैक्टर्स का अध्ययन करें, कौन कौन से? उत्पादन, उपभोग, वितरण। हालांकि वितरण जो है वो उपभोग के पहले आना चाहिए। तो उत्पादन, वितरण, उपभोग और राजस्व। बस यदि हम किसी एक क्षेत्र के एक समय रेखा के अंदर ये चार चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, कितना उत्पादन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण कितना हो रहा है, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कंजम्पशन कितना हो रहा है, तो ये उस क्षेत्र की क्या कहला जाएगी? अर्थव्यवस्था कहला जाएगी। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जब हम धन की व्यवस्थाओं का एक विषय के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, दैट इज अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। जब हम इन पूरी व्यवस्थाओं को अप्लाई कर दे रहे हैं किसी एक क्षेत्र में और वहां कुछ फैक्टर्स का अध्ययन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल रूप है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के अंतर में। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं। देखिए इकोनॉमिक्स जो शब्द है ना, वो एक ग्रीक भाषा
जो ग्रीक वर्ड है वहां का एक शब्द है, क्या है, ओइकोनोमिया से मिलकर बना है। ओइकोनोमिया क्या हुआ करता था? ओइकोनोमिया का मतलब होता था परिवार या ग्रह जो हैं उसके संसाधनों का प्रबंधन। या भी तो हम यही कर रहे हैं ना, इकोनॉमी में हम क्या कर रहे हैं? प्रबंधन ही तो कर रहे हैं, मैनेजमेंट ही तो कर रहे हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका सबसे बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जाए ताकि हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त कर सकें, दैट इज कॉल्ड क्या? इकोनॉमी। दैट इज कॉल्ड क्या? प्लानिंग। होता है ना, इकोनॉमी में सब कुछ प्लानिंग ही है ताकि हम बेस्ट आउटपुट को प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि इकोनॉमी के फादर कौन है, अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो कौन हो जाएंगे? देखिए यहां लिखा है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। एक और जगह अर्थशास्त्र मिलता है हमको, कहां? हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में, मौर्य साम्राज्य में एक किताब मिलती है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। देखिए लेकिन यहां कंफ्यूज नहीं होना है, इस अर्थशास्त्र किताब का आज की मॉडर्न इकोनॉमी से संबंध है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या क्या कि जो प्राचीन भारत की अर्थशास्त्र की किताब है क्या उसका आज की मॉडर्न इकोनॉमिक्स से संबंध है, तो है, देखा जाए तो है, लेकिन उस प्रश्न का जवाब ये नहीं होगा क्योंकि ये राजनीति विज्ञान की पुस्तक थी विशेष रूप से। और इस किताब को किसने लिखा था? इस किताब को कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, उनके द्वारा लिखा गया था। और जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसके फादर कौन है? तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर हो जाएंगे एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ एक किताब लिखते हैं। एडम स्मिथ की किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। यहां पे है, ये देखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्र की संपत्ति। 1776 में ये किताब लिखते हैं। तो आखिर इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम क्यों कह रहे हैं? इसीलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स तो पहले भी थी। ऐसा नहीं था कि सिंधु घाटी सभ्यता में इकोनॉमी नहीं है, अर्थव्यवस्था नहीं है, हर जगह है, हर बड़ी सभ्यताओं में है, हर देश में है। लेकिन इकोनॉमिक्स को या अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में अलग से अध्ययन कब शुरू किया गया? तो वो शुरू किया गया जब कौन आते हैं? एडम स्मिथ आते हैं उसके बाद। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन हो गए? एडम स्मिथ हो गए। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती है। देखिए अब इकोनॉमिक्स को ना दो भागों में पढ़ सकते हैं हम। कैसे? बड़ा ही आसान है। जब हम किसी एक व्यक्ति, एक आइडेंटिटी के अगल बगल की चीजों को जानेंगे तो वो हो जाएगी हमारी क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब हम व्यक्तिगत अध्ययन पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप एक सेकंड में इसको समझ जाएंगे। आप ऐसे समझिए, आप पढ़ने के लिए घर, पहले आप परिवार के साथ रहते हैं, घर परिवार के साथ रहते हैं, तो घर में जितना भी पैसा आता है, खर्च होता है, बजट होता है, वो हमारे पेरेंट्स बनाते हैं। सब कुछ पर उन्हीं का नियंत्रण होता है। तो हम पूरे घर को एक आइडेंटिटी के रूप में रखते हैं, एक बड़ी आइडेंटिटी है। और जब हम पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, वहां जाके कमरा किराए पे लेते हैं, तो एक व्यक्ति का कितना खर्चा है, कितना रूम रेंट लगेगा, क्या टिफिन का पैसा होगा, उसका अध्ययन करते हैं। बस यही अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र। जब एक व्यक्ति घर से बाहर निकला है और उसी के व्यक्तिगत अध्ययन, उसी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमी या व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब वो उस पूरे परिवार की या पूरे देश के, पूरे राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र को एक आइडेंटिटी मानकर जब इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए और भी डिफरेंसेस है यहां पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में केवल इंडिविजुअल कंपनी, एक आइडेंटिटी होगी, एक व्यक्ति होगा, ठीक है, एक उत्पाद की मांग। देखिए प्रोडक्ट भी हो सकता है, यहां हम व्यक्ति कह रहे हैं, यहां हम आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। जहां मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आएगी तो अब यहां कंट्री की बात हो रही है, पूरे नेशन की बात हो रही है। अब नेशन की बात आएगी तो देश की आय कितनी है, देश का व्यय कितना है, देश का बजट कितना है, देश की योजनाओं पर कितना पैसा खर्च होता है। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, भुगतान संतुलन, एक देश में कितना आयात हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है, वो सब कुछ किस में आ जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब एक आइडेंटिटी, एक व्यक्ति के बारे में हम सब कुछ अध्ययन कर रहे हैं, और मैक्रो जब एक बड़ी आइडेंटिटी, एक देश हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, एक राज्य हो सकता है, एक शहर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब दुनिया में कितने तरह की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है? देखिए इसके पहले हमने अर्थशास्त्र के दो प्रकार पढ़े, अब अर्थव्यवस्था के प्रकार देखते हैं। तो दुनिया में कई तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? एक आपको मिलेगी पूंजीवादी,
कैपिटलिस्ट, एक आपको मिलेगी समाजवादी, इस तरफ है, ये देखिए सोशलिस्ट, समाजवादी, एक आपको मिलेगी मिक्स्ड, ये भारत में है। अब बड़े बड़े शब्द हैं, थोड़ा परेशान कर रहे हैं, नहीं परेशान होना ही नहीं है, आयुष सर की क्लास में तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप ऐसे समझिए, फिर से रियल लाइफ का एक एग्जांपल उठाते हैं। एक देश है जहां केवल सरकारी स्कूल हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ सरकार चलाती है, सब कुछ, क्योंकि उनका उद्देश्य जनता का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना है। ये एक टाइप हो गया। एक और देश है जहां सारे संसाधन, उस देश के जितने रिसोर्सेज हैं, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो, रेलवेज हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, कुछ भी हो, वहां पे सिर्फ प्राइवेट लोगों का ही कंट्रोल है। गवर्नमेंट सिर्फ रूल कर रही है। एक वो देश हो गया। और एक तीसरा देश, हमारा देश, जहां सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी, सब कुछ है, सरकारी बस भी है, ट्रेन भी है, भी है, मतलब हर तरह से सरकार भी है, प्राइवेट भी है। आप ऐसे समझिए, अभी हमारे यहाँ ट्रेन भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हो गई। एक दो ट्रेन है जो निजी क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही है ना, एक स्टेशन भी है जो निजी क्षेत्र द्वारा चलाया जा रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा है वो, मध्य प्रदेश में है वो, मैं इतना हिंट कर दे रहा हूं। वापस आते हैं टॉपिक पे। तो एक देश जहां सारे संसाधनों का नियंत्रण केवल और केवल प्राइवेट लोग कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ इकोनॉमी, या उस जगह की जो अर्थव्यवस्था होगी वो क्या हो जाएगी? कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आप समझ गए? यानी वहां पे जितने भी संसाधन हैं उस देश के, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सब पर कंट्रोल किसका है? निजी लोगों का। निजी स्वामित्व है। कैसा स्वामित्व है? निजी स्वामित्व। चलिए ये आप याद रखिएगा, सारे संसाधनों पर कंट्रोल निजी स्वामित्व का है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूरोप के बहुत सारे देश। मतलब वहां पे प्राइवेट चीजें ज्यादा हैं, सरकारी चीजें कम है। इसका जस्ट अपोजिट हमको देखने को कहां मिलता है? तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। ये कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये होगा कि जो उस देश के संसाधन हैं, उन संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण जो है वो ज्यादा है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो रूस है और नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, इनका उद्देश्य, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इनका उद्देश्य होता है यहां पर, क्योंकि निजी लोग इन्वॉल्व हो गए ना, तो इनका सबसे ज्यादा उद्देश्य इस अर्थव्यवस्था का क्या होता है? वहां के लोगों का क्या होता है? लाभ कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। देखिए प्राइवेट कंपनियों का तो काम ही लाभ कमाना है ना। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सरकारी हॉस्पिटल भी इलाज करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इलाज करते हैं। अंतर क्या है? सरकारी लाभ कमाने के लिए उद्देश्य से नहीं, जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। यानी इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जनता का अधिकतम कल्याण हो। ठीक है। अब भारत जैसे देश में क्या हुआ? जब भारत आजाद हुआ तो भारत के जो नीति निर्माता हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके पास दोनों विकल्प थे कि पूंजीवाद की तरफ जाना है या समाजवाद की तरफ। दोनों ऑप्शन उनके खुले हुए थे। लेकिन भारत की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने रास्ता चुना मिश्रित अर्थव्यवस्था का, कि भारत को विकास भी करना है, भारत में निजी सहयोग की भी जरूरत है, और सरकार को जन कल्याण भी करना है। हमारे संविधान में डीपीएसपी में लिखा हुआ है ना, जन कल्याण करना, तो वो भी करना है। भारत एक जन कल्याणकारी राज्य है, इसलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत या इंडिया। ठीक है भाई। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है दुनिया में? 3 प्रकार की। अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अर्थशास्त्र एक विषय है, और उस विषय का जब इंप्लीमेंट कर दें हम, तो वो क्या है? अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी अर्थव्यवस्था में आय के कितने स्रोत होते हैं? तो देखिए आय के 3 ही स्रोत होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, वो स्रोत कौन कौन से हैं? तो एक प्राथमिक क्षेत्र है, एक द्वितीय क्षेत्र है, एक तृतीय क्षेत्र है। आप ऐसा समझिए कि एक गांव है और गांव में एक परिवार रहता है, और उस गांव के परिवार में जो पिता है या उस घर का जो मुखिया है वो खेती या किसानी करते हैं। तो पिता या मुखिया क्या करते हैं? किसानी करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, और उनका जो पुत्र है वो एक कंपनी में काम करने के लिए जाता है, कंपनी में वर्कर है। ठीक है, और एक जो छोटा पुत्र है, 2 पुत्र हैं। छोटा पुत्र जो है वो आप ऐसे समझिए कि
कंपनी में वर्कर, दूसरा वाला वर्कर है, तीसरा वाला किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में है, कहीं और काम कर रहा है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, किसी होटल कंपनी में काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छा उदाहरण है, वहाँ आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। इस तरह का कोई काम कर रहा है, बैंगलोर में काम करता है या किसी बड़े शहर में काम करता है। बस यही है अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो कृषि और कच्चे माल से जुड़ा होता है, यानी इस देश में मिट्टी से जुड़ा हुआ जो भी काम होगा, जहां मिट्टी, कृषि इन्वॉल्व हो जाएगी, मिट्टी सॉइल इन्वॉल्व हो जाएगी, जैसे खनन है, उत्खनन है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र है। और भारत जैसे देश जिसका हमेशा से प्राचीन काल से जो आधार रहा है अर्थव्यवस्था का, वो प्राथमिक क्षेत्र ही है। द्वितीय क्षेत्र यह है कि जब कच्चा माल प्राप्त हो गया इंडस्ट्री को, तो वो कहाँ जाएगा? वो कंपनी में जाएगा, वो फैक्ट्री में जाएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएगा, कुछ ना कुछ बनेगा, दैट इज कॉल्ड द्वितीय क्षेत्र। तो रॉ मटेरियल या कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, जहां पर भी आप समझिए कुछ बन रहा है, इसको हिंदी में कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विनिर्माण। विनिर्माण क्यों? क्योंकि निर्माण होने के बाद भी निर्माण हो रहा है, रॉ मटेरियल से कुछ बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, जहां कारखाने शामिल हो जाएंगे। और तृतीय क्षेत्र वो क्षेत्र है जो सेवा क्षेत्र है। देखिए अर्थव्यवस्था में 2 चीजें होती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं एवं सेवाएं। तो सेवाएं क्या होती हैं? सेवाएं का ये मतलब है, या सेवा क्षेत्र का ये मतलब है, जैसे शिक्षा हो गया, हॉस्पिटल हो गया। अब हॉस्पिटल ना तो खेती में आता है, ना हॉस्पिटल फैक्ट्री में आता है, फिर हॉस्पिटल क्या है? वहां भी तो सेवा ही होती है ना। शिक्षा हो गया, वहां क्या होती है? सेवा होती है। जो यातायात है, परिवहन है, वो कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र है। जो सॉफ्टवेयर कंपनियां सॉफ्टवेयर बना रही हैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब होती हैं, वो सब क्या है? सेवा क्षेत्र। यानी ना ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा है, ना ये द्वितीय क्षेत्र से जुड़ा है। यहां आप जाएंगे, जब मान लीजिए कोई व्यक्ति शिक्षा लेने स्कूल गया, उसने फीस दिया, तो उसके बदले में क्या उसे कोई वस्तु मिली? नहीं, उसे सेवा दी गई, उसे सिखाया गया। ये होता है सेवा क्षेत्र। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं? 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, ये हमें याद रखना है। कृषि से जुड़ा हुआ प्राथमिक क्षेत्र, विनिर्माण या कारखानों से जुड़ा हुआ द्वितीय क्षेत्र, और अंतिम क्षेत्र होता है कौन सा? तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। इसके बहुत सारे इसमें उदाहरण पूछे जाते हैं कि खनन उत्खनन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल परिवहन क्या हो जाएगा। तो ये एक सीधे सीधे उदाहरण पूछे जाते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र में वर्कर काम करते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर कहते हैं, क्योंकि उनकी, आप ऐसे समझिए ना आसान भाषा में, जो मिट्टी से जुड़ा हुआ काम करेगा उसकी कॉलर तो गंदी होगी ना, और उस तरह से वो एक रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। जो फैक्ट्री वगैरह में काम करेंगे उतनी ज़्यादा गंदी नहीं होगी कॉलर्स, लेकिन हाँ वो ब्लू कॉलर वर्कर कहलाते हैं। और जो वाइट कॉलर जॉब्स, यानी जो ऑफिसेज में बैठे हैं, तृतीय क्षेत्र में बैठे हैं, उनकी कॉलर उतनी ज़्यादा गंदी नहीं होगी, दैट इज, इसीलिए वो वाइट कॉलर जॉब्स कहलाती हैं। चलिए ठीक है, अब हम बात करें भारत की। ये देखिए प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र हमने पूरा देखा है ना। प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति से कोई भी चीज, हम जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं। द्वितीय क्षेत्र में हम बना रहे हैं, किसी कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तृतीय क्षेत्र में हम बेच रहे हैं। इसका एक और सबसे अच्छा एग्जांपल होता है पिज्जा। ठीक है, जब खेत में है पिज्जा, मतलब बोनी हो रही है ना, और वो सब कुछ हो रहा है, जब तक वो खेत में है तब तक गेहूं है, गेहूं, जब तक वो गेहूं बन रहा है तब तक वो प्राथमिक क्षेत्र में है। गेहूं से आटा बन रहा है, यानी वो किसी न किसी प्लांट पे गया है, वो द्वितीय क्षेत्र में है। और फाइनली उस आटे से पिज्जा बन के बिक रहा है, आप डोमिनोज या कहीं भी जाकर खा रहे हैं, तो वो कौन से क्षेत्र में हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस और मैंने शामिल किए हैं अभी तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड, तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में बदलता है? देखिए अब कंफ्यूज मत होइएगा, कच्चा माल देख के आप प्राथमिक क्षेत्र लगा देंगे, लेकिन यह सही जवाब नहीं है। कच्चे माल को उत्पाद में बदलता कौन? तो द्वितीय क्षेत्र आंसर हो जाएगा। और जो उत्पाद बन जाएगा वो बिकेगा कहां? वो तृतीय क्षेत्र आंसर हो जाएगा। समझ गए आप? तो अगर क्वेश्चन में शब्दों का खेल है, शब्द बदल जाएंगे। कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र, कच्चा माल द्वितीय, कच्चे माल में के साथ प्रोसेसिंग कहां हो रही है? कच्चा माल अंतिम उत्पाद में कहां बदल रहा है? द्वितीय क्षेत्र। और बिकने कहां आया है? तृतीय क्षेत्र में आया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पूंजीवाद के जनक कौन है? तो ये देखिए, ये हम वहां डिस्कस नहीं किए। पूंजीवाद के जनक हैं हमारे एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ, जिन्होंने अभी किताब लिखी थी। और वहीं अगर हम बात करें समाजवाद, तो समाजवाद के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी दास कैपिटल। तो ये है समाजवाद के जनक। ठीक है, तो आज का ये छोटा सा लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के प्रकार
अर्थशास्त्र और कुछ कुछ चीजें जो मैंने बताई वो समझ में आई होगी। इस सीरीज को हम लगातार कंटिन्यू रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है आयुष दुबे, आप जीएस पाथफाइंडर की यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।